देखिए, ज्योग्राफी है क्लास 11 एनसीईआरटी, यानी ये भूगोल एनसीईआरटी का क्लास 11 का भूगोल है। आरंभिक सिद्धांत, सबसे पहला हेडिंग आरंभिक सिद्धांत है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। यानी बहुत सारे दार्शनिकों ने और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। इमैनुअल कांट का है, एक दार्शनिक थे। इमैनुअल कांट कहाँ के? जर्मन के थे। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लासे ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना क्या है? निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ का बादल से हुआ। यानी इनका जो ये परिकल्पना था, इन्होंने कहा कि ग्रहों का जो निर्माण हुआ वह धीमी गति से घूमते हुए बादलों से हुआ, जो कि सूर्य के युवा अवस्था में संबद्ध थे। 1950 में रूस के आटो सिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजस्कर निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। यानी रूस के आटो सिमिट और जर्मनी के कार्ल वाइजस्कर ने निहारिका का जो परिकल्पना था, उस परिकल्पना को संशोधन कर उसके विचार सूर्य से एक और निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। यानी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने संशोधन किया। इन्होंने कहा कि निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो कि मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने कोलिजन से एक चपटी तस्तरी का आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अवृद्धि प्रक्रम, एक्सेलरेशन प्रक्रम द्वारा आगे बढ़ती गई क्रिया, और जब क्रिया बढ़ती गई तो एक चपटी तस्तरी का निर्माण हो गया। अंतोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। केवल पृथ्वी या अन्य ग्रहों की नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उत्पत्ति, यानी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उस समझने का प्रयत्न किया। इसमें सबसे पहला आधुनिक सिद्धांत आता है। आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझाया गया है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। सबसे प्रचलित थ्योरी है आधुनिक ब्रह्मांड उत्पत्ति। आधुनिक ब्रह्मांड उत्पत्ति में सबसे ज़्यादा फेमस जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यानी इन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस दिया? एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है। इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं और विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल ने क्या किया? 1920 में प्रमाण दिया। इसमें क्या किया? तरंगदैर्घ्य की शिफ्टिंग पाया गया। इनके स्पेक्ट्रम की शिफ्टिंग पाई गई, जिससे ये प्रूफ हुआ कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल ने 1920 में कहा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। समय के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। यानी प्रयोग करके आप जान सकते हैं। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं।
यानी गुब्बारे पर लीजिए, उस पर एक निशान लगाइए और फिर उसको फुलाइए। आकाश गंगा मान लीजिए, उनको छोटे छोटे निशान को क्या मान लीजिए, आकाश गंगाएं मान ले। जब आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार आकाश गंगाएं बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। यद्यप आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्ह, बीच की दूरी का अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप आकाश गंगा मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे को फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इस प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यप आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्ह के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहा है, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रक्षेपण आकाश गंगाओं के विस्तारित को नहीं सिद्ध करते हैं। यानी यहां से देखिए, परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। यद्यप आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्ह के बीच की दूरी को अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रक्षेपण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करता। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। गुब्बारे का जो उदाहरण है वो आंशिक रूप से मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में होता है। ये बिग बैंग थ्योरी का एक चित्र दिया हुआ है। इसमें एक पूरा केंद्र है, मतलब पूरे ब्रह्मांड को एक सघन केंद्र के रूप में माना गया। बिग बैंग थ्योरी में क्या माना गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे बहुत गोले के रूप में एक जगह केंद्रित था, फिर उसमें विस्फोट हुआ और फिर अलग अलग पिंड का निर्माण हुआ। एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, इस तरीके से चित्र में दिखाया गया है। फर्स्ट में आरंभ में वे सभी पदार्थ, पहला चित्र हम देखेंगे, पदार्थ जिस ब्रह्मांड से बने हैं अति छोटे गोलक ने कहा एकाकी परमाणु एक छोटे से गोलक के रूप में बहुत ही सघन एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत, उसका तापमान और घनत्व अनंत था। बिग तो ये था स्टार्टिंग में, देखिए इस तरीके से यहाँ वाला पार्ट था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक के भीषण विस्फोट हो गया। इस गोलक में एक भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार विस्फोट जो हुआ तो प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। अब ये विस्फोट जब से हुआ है तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, फिर ये विस्तार होता गया। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी यह विस्फोट। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ये अब तक के दिए गए सिद्धांतों में सबसे सटीक बैठता है। बिग बैंग थ्योरी आज भी जारी है, विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गए। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश, विस्फोट के 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया था। यानी कि जब विस्फोट हुआ धीमा पड़ गया। अब क्या हुआ, विस्तार स्टार्टिंग में ज़्यादा तेज था, अब बृहद विस्तार हुआ। उसके बाद विस्तार गति जैसे जैसे समय बीता धीमा हो गया। बिग बैंग होने यानी विस्फोट होने के आरंभिक 3 मिनट में, बिग बैंग होने यानी विस्फोट होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया था। थर्ड में है, देखिएगा, बिग बैंग से यानी विस्फोट से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 यानी 4500 केल्विन तक गिर गया। यानी तापमान गिर गया, तापमान बढ़ने के बजाय 3 लाख वर्ष के दौरान गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। तापमान गिर गया, सब संगठित हो गए और एक पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था की संकल्पना, स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट, किसने स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट दिया? हॉयल ने दिया था। हॉयल ने स्टडी स्टेट नाम से प्रस्तुत किया। इसको समझाने के लिए बीच की दूरी को विस्तार होना, हॉयल ने इसकी विकल्प स्थिर अवस्था की संकल्पना प्रस्तुत किया।
के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी अनेक प्रमाण के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत का ही पक्षधर है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी विस्तार ही हो रहा है। अब रेडशिफ्ट भी देखा गया, जिससे ये प्रूफ हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। रेडशिफ्ट से प्रूफ हुआ कि ब्रह्मांड का क्या हुआ, विस्तार हो रहा है। बहुत सारे यानी कि नाम से प्रस्तुत किया। अब अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहा। यदि ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी अनेक प्रमाण मिलने पर वैज्ञानिक ने के समुदाय अब ये मानते हैं, ब्रह्मांड का विस्तार का ही पक्षधर मानते हैं। तारों का निर्माण क्या हुआ, तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ के वितरण समान नहीं था। प्रारंभ में क्या हुआ, ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता थी, यानी ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण एक समान रूप से नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता थी, यानी पदार्थ ऊर्जा में भिन्नता थी, एक समान रूप से वितरित नहीं थे। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता आई, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी कहीं ज़्यादा कहीं कम लग रहा था और पदार्थ न एक समान रूप से विस्तारित थे, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा था वहाँ एक पिंड का निर्माण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक पिंड, छोटे छोटे पिंड बन गए, इसी से ही आकाशगंगाओं का विकास का आधार बन गया। एक आकाशगंगा असंख्य तारों के समूह है। एक आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, असंख्य तारे होते हैं। एक आकाशगंगा में ये माना जाता है 10 के पावर 13 तारे होते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू ये है, इतने तारे होते हैं। इनकी दूरी हजारों यानी असंख्य तारे। एक आकाशगंगा में असंख्य तारे, कितने तारे गिने नहीं जा सकते, कुछ हमने अप्रॉक्स वैल्यू बताया। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष दूरी की एक यूनिट है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की एक यूनिट है जो खगोलीय दूरियां मापा जाता है, जिसमें इसको डिफाइन करने के लिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है, एक प्रकाश वर्ष में उतनी दूरी होती है। अब प्रकाश की चाल कितना होता है, हमको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, प्रकाश की चाल 3 गुणे प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये चाल प्रकाश की निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। यानी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना है, पारदर्शी हो गई। ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ पक्षधर है, जाती है। एक अकेली मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष हमने बताया क्या होता है, जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। 80,000 से 1,50,000 वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। यानी हाइड्रोजन के एक बादल बन जाएगा, एक जगह एकत्र हाइड्रोजन गैस का संचयन हो जाएगा। आकाशगंगा के निर्माण का शुरुआती स्तर है। आकाशगंगाओं का व्यास जो होता है वो 80,000 से 1,50,000 के प्रकाश वर्ष के बीच होता है। यानी आकाशगंगाओं की जो ये रेंज है 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच के आकाशगंगाएं का व्यास होता है। आकाशगंगा के निर्माण में शुरुआती स्तर में हाइड्रोजन गैस एक विशाल बादल के रूप में एक जगह एकत्र हो जाते हैं, जिसे निहारिका यानी नेबुला कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए।
ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन जाते हैं, जिससे तारों का निर्माण निर्माण आरंभ हो जाता है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। प्रकाश वर्ष के बारे में बताया गया। तो तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। प्रकाश लाइट ईयर के बारे में बताया गया। समय नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी प्रकाश की गति 3 लाख, यानी मीटर में कन्वर्ट करें 3×10⁸ होता है, लेकिन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा। अब 1 मीटर में, अगर किलोमीटर में एक प्रकाश वर्ष, किलोमीटर में कितना दूरी होती है? एक प्रकाश वर्ष में किलोमीटर में दिखाएं तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होता है? तो 9.46 × 12 किलोमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी सूर्य के औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल यानी इतनी है। अब हम ये पता है कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष केवल 8.33, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष इतना यानी प्रकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ग्रहों का विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं मानी जाती है। यानी ग्रहों का निर्माण, तारों के निर्माण पढ़ चुके हैं। पहले हमने क्या देखा? आकाशगंगाओं, निहारिकाओं, यानी आकाश नेबुला का निर्माण, आकाशगंगा निर्माण, फिर नेबुला निर्माण, फिर ताराओं का निर्माण, और फिर हमने क्लास में पढ़ रहे हैं ग्रहों के निर्माण के बारे में। अब ग्रह कैसे बने? पहले हम पढ़ेंगे। पहला, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड, गुंथित मतलब एकत्रित झुंड, तारे यानी निहारिका के अंदर गैसों के गुंथित झुंड। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड चारों तरफ गैस के धूल कणों को घूमती हुई तस्तरी रोटेटिंग डिस्क के विकसित हुआ। क्या डेवलप हो गया? रोटेटिंग डिस्क डेवलप हो गया। यानी कि तारे निहारिका के अंदर गैस एकत्रित हो गए, गुंथित हो गए, और गुथित गैसों के गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के क्रोड का निर्माण हुआ। एक गैसीय बादल बहुत एकत्रित हो गए, एक क्रोड का निर्माण हुआ, और गैसों के क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलकण घूमती हुई तस्तरी की तरह विकसित हुआ। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ। अब अगली अवस्था में ये पहले तो गुथित हुआ और एक तस्तरी बन गई, और धूल के कण और गैस उसके चारों तरफ तस्तरी के रूप में चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ, यानी गैसीय बादल संघनित होने लगे। क्रोड के ढकने वाला पदार्थ छोटा गोले के रूप में विकसित हुआ, यानी क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संजनन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण को संजनन बल कहते हैं, यानी कॉसी फोर्स, यानी संजनन बल। अणुओं में पारस्परिक एक बल लगना संजनन बल लगने लगा और एकत्रित हो गए। प्रक्रिया द्वारा ग्रहणुओं प्लेट स्माइल में विकसित हुए संगठन कोलिजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए, और गुरुत्वाकर्षण बल परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। यानी कि एक संघनन हुआ, फिर संघनन बल द्वारा एक प्रक्रिया द्वारा ग्रहणुओं में विकसित हो गए, छोटा सा ग्रह बन गया, और संगठन की क्रिया द्वारा फिर धीरे धीरे बड़े पिंड में कन्वर्ट हो गए। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस से जुड़ गए। छोटे पिंडों को अधिक संख्या ही ग्रहणु हैं, यानी छोटे पिंडों की अधिक संख्या में ग्रहणु हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणुओं को संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के
यानी अंतिम अवस्था में क्या हुआ कि अनेक छोटे जो ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ, वो संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड क्या हुआ, बड़े पिंड के रूप में बन गए। इन्हीं को क्या कह दिया गया, ग्रह कह दिया गया। इन्हीं को क्या कह दिया गया, ग्रह कह दिया गया।